तो यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं। अब उन्होंने एक नई कसम ली है। ज़ेलेंस्की पुतिन से 8 लाख करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग बना रहे हैं। क्यों ज़ेलेंस्की ने ऐसा फैसला लिया? ये 8 लाख करोड़ रुपए आखिर किस बात के हैं? देखिए हमारी इस स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। खार्किव के इस कल्चर सेंटर की बर्बादी रूस यूक्रेन महायुद्ध की सबसे ताजा अपडेट है। यूक्रेन की संस्कृति को संजोए सालों से खड़ा ये सांस्कृतिक महल देखिए कैसे तबाह हो रहा है। मटमैला धुआं धीरे धीरे आकाश की ओर उठता है और लोग भागने लगते हैं। देखते ही देखते सब राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। यह पहली बार नहीं है जब खार्किव मिसाइल हमले से मलबे में बदल गया हो। दिन और हफ्ते बीतते अब तो 3 महीने होने चले हैं। खार्किव को रूसी फौज झुलसा रही है। Звичайно, Росія зробила вже все можливе, щоб на її території не залишила жодного місця культури. Але до чого тут наша Харківщина? Хай би себе в Росії і підривали. Підривали те, що у них залишилось від будинків культури, якщо їм хочеться. Окупанти вдарили також по Одеській області, по Полтавщині, по Житомирщині. Продовжують спробу наступу на Донбас. हालांकि ऐसा नहीं है कि खेरसौन से लेकर खार्किव तक, डॉनबास से लेकर लवीव तक सिर्फ यूक्रेन तबाह हो रहा है। जंग की कीमत तो रूसी सैनिकों को भी चुकानी पड़ रही है। यह खार्किव की ही तस्वीर है। मारे गए सैनिक की लाश निकाली जा रही है। Ми маємо битись, поки не очистимо нашу землю від окупантів і поки не гарантуємо Україну безпеку. По-друге, це притягнення до відповідальності усіх російських воєнних злочинців і в українських судах, і в міжнародному трибуналі, і просто на полі бою, поки війна триває. Але по-третє, ми працюємо і над тим, щоб Росія так чи інакше компенсувала усе, що вона знищила в Україні. Кожен спалений дім, кожну зруйновану школу, зруйновану лікарню, кожен підірваний будинок культури і об'єкти. करीब 3 महीने के युद्ध में यूक्रेन करीब खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन ना पुतिन समझने के लिए तैयार हैं, ना ज़ेलेंस्की ने झुकना कबूल किया है। Російські окупаційні війська ведуть інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення і намагаються бити артилерію в глибину оборони українських військ. Це, зокрема, в Донецькому операційному районі і на Слов'янському напрямку. І також противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих ним рубежів, веде розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. दक्षिण के बाद अब रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को बड़े पैमाने पर घेर लिया है और एक-एक कर कई शहरों पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। मारियोपोल में यूक्रेन का आखिरी किला भी ढह गया। यूक्रेनी सैनिकों ने पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। अमेरिका से मिल रहे डॉलर और यूरोपीय देशों से मिल रहे भारी मात्रा में हथियारों के बलबूते ज़ेलेंस्की अब तक युद्ध में टिके हैं। लेकिन लगता है इस मदद वाली खेप के बावजूद ज़ेलेंस्की की हालत बिगड़ती जा रही है। अब ज़ेलेंस्की रूस से मुआवजा मांग रहे हैं, मुआवजा उस नुकसान का जो पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन में किया है। ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस हर उस बम का भार महसूस करेगा जिसे उसने यूक्रेन पर गिराया है।
Ми пропонуємо нашим партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядає позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб. Зрозуміло, що виконання цього завдання не буде простим, але насправді вже почалась дискусія про необхідність такого шляху, такої компенсації за рахунок російських активів. Світ вже युद्ध में अब तक नुकसान का आकलन बहुत जरूरी है। इस युद्ध में यूक्रेन को अब तक करीब 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूस से जो मुआवजा की रकम मांगी है वो है $100 बिलियन। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से जो $100 बिलियन का मुआवजा मांगा है, उसकी टाइमिंग समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ तो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, यानी कि यूक्रेन और तबाह होगा। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पुतिन के हमले के शिकार मलबे पर इमारतें खड़ी करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें पैसे भी पुतिन से चाहिए। सीधे तौर पर देखें तो पुतिन ज़ेलेंस्की की मांग कभी पूरी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की ने मुआवजे की मांग की है। यानी कि ज़ेलेंस्की दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में लगातार भारी बमबारी कर रहा है। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन के जाइटामेर क्षेत्र में पश्चिमी देशों से आए हथियारों की एक बड़ी खेप को समुद्र से लॉन्च की गई कैलिबर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर नष्ट कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एयर स्ट्राइक में नष्ट किए गए अमेरिका और यूरोपीय देशों से भेजे गए हथियारों और सैन्य उपकरणों का एक बड़ा बेड़ा नष्ट कर दिया गया है। ये पूर्वी डॉनबास क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के लिए भेजे गए थे, जहां फिलहाल रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है, जिसमें यह भी कहा गया था कि रूसी मिसाइलों ने काला सागर तट पर ओदेसा के पास ईंधन भंडारण सुविधाओं पर हमला किया था और 2 यूक्रेनी Su-25 विमान और 14 ड्रोन को मार गिराया था। В районе Одессы на Одесском припортовом заводе высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 3 пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут. लेकिन ये तो कम से कम सच है कि धीरे धीरे ही सही यूक्रेन के हाथों से उसके बड़े शहर निकलते जा रहे हैं। विदेशों से मिल रही तमाम सहायता के बावजूद ज़ेलेंस्की पुतिन को रोक नहीं पा रहे हैं। उनके सैनिक जी जान से लड़ रहे हैं, लेकिन युद्ध की दिशा नहीं बदल पा रहे। इसके साथ ही ये भी सच है कि जिन शहरों पर पुतिन कब्जा कर लेने का दावा कर रहे हैं, उनमें से कई शहरों में ज़ेलेंस्की की सेना फिर से एक्टिव हो गई है। खार्किव में तो कुछ लोग इमारतों से मलबा हटाने के काम में जुटे हैं। भारी बमबारी के बाद जो कुछ बच गया है उसे फिर से आबाद कर रहे हैं। А так мы даже если выходили, мы ночевать сюда приходили. Мы боялись просто. Потому что вы видите, как влетело в 130-й. Люди были там, и никто ничего не смог сделать. ज़ेलेंस्की इन्हीं कामों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। रोजाना करोड़ों रुपए युद्ध में झोंकने के बाद अब ज़ेलेंस्की की तिजोरी अमेरिकी मदद के बावजूद खाली होती नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की को पैसा चाहिए। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि दुनिया के दबाव में रूस यूक्रेन को ये पैसा दे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। फिर भी मुआवजे के जरिए ज़ेलेंस्की पुतिन को एक्सपोज करना चाहते हैं। दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि यूक्रेन पर पुतिन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का सच क्या है। ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे रूस ने एक हंसते खेलते देश को बर्बाद कर दिया।
और हम सभी जानते हैं कि रूस के हमलों से यूक्रेन का पूरा मारियोपोल शहर किस तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन मारियोपोल में अज़ोवस्ताल प्लांट ही एक ऐसा ठिकाना है जो तमाम कोशिशों के बाद भी रूसी सैनिक घुस नहीं पाए थे और यूक्रेन के मारियोपोल शहर के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूस की सेना एक बार फिर कोशिश करती हुई नजर आ रही है और बार बार कोशिशें की जा चुकी है। अब रूस की सेना की तरफ से दावा किया गया कि अज़ोवस्ताल प्लांट पर उनका कब्जा हो चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की के सैनिकों का दावा इसके बिल्कुल उलट है। मारियोपोल की सस्पेंस को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या मारियोपोल की जंग अभी बाकी है। रूस के आगे ज़ेलेंस्की ने नहीं टेके घुटने। मारियोपोल की जंग अभी बाकी है। पूरी दुनिया के सामने रूस ने यह ऐलान कर दिया कि यूक्रेन के मारियोपोल पर उसका कब्जा मुकम्मल हो गया, क्योंकि मारियोपोल पर संपूर्ण विजय में जो स्टील प्लांट आड़े आ रहा था, उस प्लांट में यूक्रेन के आखिरी मोर्चे को भी पुतिन की सेना ने ढहा दिया। और इसके बाद रूस की ओर से यह दावा किया गया कि स्टील प्लांट में घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए यूक्रेन की सेना ने उसके आगे घुटने टेक दिए। रूस के इस दावे के बाद यूक्रेन की ओर से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से उसकी सेना पीछे हट चुकी है। सबूत के तौर पर रूस ने यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर करने का वीडियो भी जारी कर दिया। सरेंडर के वीडियो में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर लेकर स्टील प्लांट से बाहर निकलते दिखे थे। प्लांट से बाहर आने के बाद रूसी सेना के जवानों ने सभी की तलाशी ली। बैग से लेकर उनके कपड़े तक खंगाले गए। इसके बाद यूक्रेन के सारे सैनिक अपने साथियों के साथ वहां खड़ी गाड़ियों में चले गए। उस वक्त रूस की तरफ से ये दावा किया गया कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों ने उसकी सेना के आगे हथियार डाल दिए, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने के बाद पूरा मारियोपोल शहर पुतिन के कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आ गया है। अज़ोव रेजिमेंट के एक कमांडर ने स्टील प्लांट पर रूसी कब्जे के दावे को रूस का प्रोपेगेंडा बताया है। Я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. मारियोपोल के स्टील प्लांट में ऑपरेशन जारी रखने का दावा जो जवान इस वीडियो में करता दिख रहा है, वो अज़ोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर है। अज़ोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर का दावा है कि यूक्रेन की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिकों ने रूस के आगे हथियार डाले ही नहीं थे। यही नहीं, दावा तो ये भी है कि स्टील प्लांट में यूक्रेन की सेना का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और रूसी सेना दुनिया को गुमराह करने के लिए सिर्फ झूठ फैलाने में जुटी है। Я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. इस दावे से ठीक उलट रूस ने यह दावा किया था कि स्टील प्लांट से ज़ेलेंस्की की सेना के जिन सैनिकों ने हथियार डाले हैं, वो अज़ोव रेजिमेंट के ही जवान हैं, जिन्होंने कई दिनों तक रूस की सेना के नाक में दम कर रखा था, जो न सिर्फ अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में रूसी फौज को घुसने से रोक रहे थे, बल्कि हर मोर्चे पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। खास बात यह है कि शहर के आखिरी किले को ढहाने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि पुतिन ने अपने सबसे वफादार और खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी जंग में उतार दिया था, जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने शहर में जमकर तबाही मचाई। रूस की सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने कई दिनों तक यूक्रेन की सेना के साथ जंग लड़ी और इसका नतीजा क्या हुआ, वो मारियोपोल शहर की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया। हालांकि बाद में रूस ने यह दावा किया कि उसकी सेना ने पूरे मारियोपोल शहर पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन इसके बाद भी शहर के एक हिस्से में मौजूद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट रूस की पकड़ से दूर था। क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट ने स्टील प्लांट को अपना बेस बना लिया था और दावा किया कि यूक्रेन के करीब 2000 सैनिकों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और इसी बात से रूस बौखला गया, क्योंकि पूरे शहर को जीतने के बाद भी स्टील प्लांट उसकी पहुंच से दूर था और यही बात पुतिन को परेशान कर रही थी। इसी वजह से रूसी फौज ने प्लांट के चारों तरफ से हमला बोल दिया। यूक्रेन के सैनिकों को वहां से निकालने के लिए रूसी सेना ने आसमान से बमों की बारिश कर दी। रॉकेट और मिसाइलों से
प्लांट को निशाना बनाया गया। ताकतवर टैंकों से प्लांट की इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। कई दिनों तक चली जंग के बाद रूस ने यह दावा किया कि इन हमलों में यूक्रेन की सेना के ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो घायल हैं। इसके बाद अजोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों ने रूसी सेना के आगे हथियार डाल दिए। Сего года была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов». रूस के मुताबिक अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर पूरी तरह कब्जा होने की जानकारी राष्ट्रपति पुतिन को भी दी गई। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि अब रूसी सेना ने पूरे मारियुपोल को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसके लिए 2.5 महीने से ज्यादा वक्त से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग छिड़ी थी। लेकिन अजोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर के इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। मतलब ये कि स्टील प्लांट पर कब्जे की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अजोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर के इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। मतलब ये कि स्टील प्लांट पर कब्जे की जंग अभी खत्म नहीं हुई है।